अगर आप रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हो तो जातियों, धर्मों, वर्णों को खत्म करो, सबको एक समान बराबर कर दो और सिलेक्शन कमेटी और क्राइटेरिया अपने बंद करो। वो जनरल बनने दो, जो उसमें आता आने दो, नहीं तो फिर हमारे लोगों को आने दो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं अगर ऐसा हुआ तो आप देखिएगा एक भी सीट, चाहे वो किसी प्रोफेशनल कॉलेज की हो, किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की हो, किसी नौकरी की हो, एक भी सीट जो है तथाकथित ऊंची जाति के लोगों को नहीं मिलेगी, सारी की सारी मूल निवासी बहुजनों को मिलेंगी। ये मैं दावे से कह सकता हूँ। नमस्कार, नेशनल A1 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम एक ज़रूरी मुद्दे पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम भी जम्मू के डोगरे हैं, तो जो ज़रूरी मुद्दा जम्मू का उस पर डिस्कस करना चाहिए। तो कल का एक जो इंटरव्यू था वो हमने देखा, उसमें उन्होंने जो टोल पार्टी है उन्होंने ये चीज़ बोली हुई है कि एक विधान, एक संविधान, एक निशान, एक आरक्षण क्यों नहीं। आप अगर आरक्षण की बात करते हो, ठीक है भाई, आरक्षण की गल तुसी करो। जे आरक्षण तुसीं एक चाहिए, कम से कम तुसीं एक चीज़ सोचनी चाहिए है कि हाँ भाई जातियां भी एक करनियां चाहिए ना, जाति भी एक होनी चाहिए है। फिर जातियां तुसीं अलग अलग ने थे, आरक्षण तुसीं एक मंगते हो, तो ये थोड़ी जी गल मिसबैलेंस लग रही है। तो इसी विषय पर अं बसोतरा सर कन्नै गल करांगे, इन्हें कि इस मामले दे विच काफ़ी ज़्यादा आप तुसीं ब्रीफ समझा सकणगे। तो बसोतरा सर, कल एक स्टेटमेंट आया था, वो जो स्टेटमेंट है वो टोल पार्टी है, टोल पार्टी वालों ने स्टेटमेंट दिया हुआ है। उन्होंने बोला था कि आरक्षण एक क्यों नहीं हो सकता। 90% वाले को नौकरी नहीं मिलती, 60% वाले को नौकरी मिल रही है। अगर 60% वाले को नौकरी मिल रही है तो आप ये बता सकते हो कि जो बाबा साहब ने हमें आरक्षण दिया था वो आरक्षण किस बेसिस पे दिया था, क्यों आरक्षण हमें दिया था, दलित समाज, SC ST OBC को आरक्षण बाबा साहब ने क्यों दिया था। पहले इस पे बात रखो। सबसे पहले तो A1 के सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय। देखिए, जो इंटरव्यू कल की आप बात कर रहे हैं, मैंने भी देखा और भी इंटरव्यू लगातार आते रहे हैं और काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ में यही इश्यूज उठते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि वो ये बताना चाहते हैं कि कुछ लोगों का मेरिट हाई रहता है और जो रिजर्वेशन पे सीट्स ले जाते हैं उनका मेरिट लेस रहता है, तो इससे मेरिट ख़राब होता है। तो इस पर मैं सबसे पहले ये उन लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आप पिछले 20 साल के सिविल सर्विसेज के यूनियन ऑफ इंडिया और सभी स्टेट्स के रिकॉर्ड्स को देखें, जैसे हमारी स्टेट में KS होता है, पंजाब में PAS होता है, इसी तरह बाकी स्टेट्स में भी होता है, और यूनियन ऑफ इंडिया का UPSC का एग्ज़ाम होता है, या नीट के एग्ज़ाम देख लें, या बाकी जितने भी एग्ज़ाम देख लें। जब आप रिटर्न स्टेटमेंट की बात रिटर्न की बात करेंगे तो रिटर्न में SC ST OBC का मेरिट हमेशा जनरल वालों से ऊपर रहता है। इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा नंबर रखे होते हैं, उन नंबरों को हेर फेर करके जनरल कास्ट वालों को आगे ले जाया जाता है और SC ST OBC मूल निवासी बहुजनों को पीछे धकेला जाता है। सिर्फ UPSC का ही अगर रिकॉर्ड हम देखें तो 250 में से तथाकथित ऊंची जाति के लोगों को 230, 40, 45 तक मिलते हैं, जबकि 250 में से SC ST OBC को 90, 95, 80, 85 इस रेंज में मिलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा नंबर है। तो यहीं से पता चल जाता है कि ऐसा नहीं है कि SC ST OBC का मेरिट कम रहता है और जनरल कास्ट का ज़्यादा रहता है। अभी रिसेंटली जितनी भी पोस्टें निकली हैं, अगर आप उन सारी पोस्टों का रिकॉर्ड भी देखें, वो चाहे J&K की हो, बाहर हो, या यूनियन गवर्नमेंट की हो, उन पोस्टों में भी अगर आप रिटर्न में देखेंगे तो SC ST OBC का मेरिट बहुत ज़्यादा जा रहा है, जनरल कास्ट का हमेशा कम जा रहा है। इंटरव्यू के मार्क्स की वजह से वो लीड कर जाते हैं, अगर वो लीड नहीं कर पाते। तो ये तर्क देना कि 90 वाला रह जाता है, 60 वाले को सीट मिलती है, ये गलत धारणा है। दूसरा इसमें उदाहरण मैं ये देना चाहूँगा, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की जो रिजर्वेशन अभी लागू हुई है, EWS की उस रिजर्वेशन के अगर मेरिट को अगर आप देखेंगे तो वो SC ST OBC तीनों से नीचे है, जबकि उसमें तीनों तथाकथित ऊंची जाति के लोग हैं, स्वर्ण है। वो कितने % है? वो अगर SC ST OBC का कट ऑफ जो है अगर 79 जाता है या 69 जाता है तो EWS का उससे नीचे रहता है हमेशा। तो किस आधार पे ये कह रहे हैं कि रिजर्वेशन की वजह से SC ST OBC जो है वो पिछड़ रहा है? एक तो ये जवाब है। अब दूसरी बात, वो जो कह रहे हैं कि रिजर्वेशन का आधार क्या है, बाबा साहब ने आधार क्या रखा था।
लोकतंत्र कोई भी हो, डेमोक्रेटिक सेटअप में जितने भी वर्गों के लोग एक कंट्री में रहते हैं, सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देना ज़रूरी होता है, रिप्रेजेंटेशन देना ज़रूरी होता है। और ये देखा जाता है कि कौन से लोग हैं जो मेन स्ट्रीम से पीछे रह गए हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आज से 800 साल पहले तक भारत बुद्ध में था और मूल निवासी बहुजन पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे और लीगल, ल्यूमिनरी और लिटरेट लोग थे। साइंटिफिकली बहुत आगे थे, साइंटिफिक टेम्परामेंट की वजह से बहुत आगे थे। पूरे विश्व से करीब 100 यूनिवर्सिटियां भारत में बुद्धिस्ट थी जहाँ पे लोग पढ़ने के लिए आते थे, जिनमें नालंदा, तक्षशिला, उज्जैन, विक्रमशिला, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो भारत एजुकेशन में लीड कर रहा था। मगर टर्की के हमले, मुग़लों के हमले, आर्यन घुसपैठ होने के बाद, फिर इनकी मिली भगत से फिर डच, फ्रेंच, पोर्तुगीज़ आए, उसके बाद ब्रिटिशर्स आए। तो इस एरा में कहीं ना कहीं हमारे बहुजनों को उन्होंने शिक्षा से वंचित कर दिया, प्रॉपर्टी से वंचित कर दिया और हमारा यहाँ से पतन शुरू हुआ। तो पिछले 150 या 200 साल पहले उसका फिर से एक बार रिवाइवल शुरू हुआ और संविधान बाबा साहब ने जब लिखा और लागू किया 26 जनवरी 1950 को, उसके बाद से फिर से बहुजनों का या मूल निवासी बहुजनों का उत्थान शुरू हुआ। तो जब संविधान लिखा गया तो संविधान सभा में इस बात पे चर्चा हुई कि वो लोग जो मेन स्ट्रीम से कट गए हैं या बाहर रह गए हैं, जिन्हें हम SC, ST, OBC आज की डेट में कहते हैं, उन दिनों में अछूत या पिछड़ा कहा जाता था, या टचेबल बैकवर्ड क्लासेस या अनटचेबल बैकवर्ड क्लासेस, इस तरह की टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती थी। आज उन्हें SC, ST, OBC कहा जाता है। तो ये मेन स्ट्रीम से बाहर थे और इनकी जनसंख्या 85 to 90% थी। तो एक देश जिसके 85 से 90% लोग बीमार हों या मेन मुख्य धारा से बाहर हों, वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। तो इनकी तरक्की के रास्ते खोलने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था। ये मकसद था, इसलिए बाबा साहब ने आरक्षण रखा। जी, तो अभी जो दूसरा मुद्दा चल रहा है, आरक्षण के विरोध में कुछ लोग सड़कों पर बैठने की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज है? देखिए, कुछ इंटरव्यूज़ और कुछ बातें मैं अक्सर ये सुनता रहता हूँ। एक बात तो वो ये कहते हैं कि जो आरक्षण था वो एक पीढ़ी के लिए था, कुछ लोग कहते हैं 10 साल के लिए था। मैं उनसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप भारत के संविधान को पढ़ लें और इसके अलावा जितना लिटरेचर आपके पास रिजर्वेशन के रिलेटेड है वो पढ़ लें। हाई कोर्ट्स की डिफरेंट जो जजमेंट्स हैं और सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स हैं वो भी पढ़ लें, तो आपको ये पता चलेगा कि 10 साल का आरक्षण सिर्फ राजनीतिक आरक्षण था, पॉलिटिकल रिजर्वेशन थी। वो लगातार एक्सटेंड करते आगे चले जा रहे हैं, जबकि उसको 10 साल के बाद एक्सटेंड नहीं करना था। बाबा साहब ने तो 1954 में उसको ख़त्म करने की वकालत कर दी थी। रही बात शिक्षण संस्थानों में, प्रोफेशनल कॉलेजेस में और नौकरियों में आरक्षण की, तो उसके लिए जो व्यवस्था संविधान में की गई थी उसमें लिखा था कि जब तक पर्याप्त मात्रा में ये लोग हर जगह पे नहीं आ जाएंगे तब तक ये आरक्षण जारी रहेगा। और आप देख लीजिए, कांग्रेस के टाइम पे भी बैकलॉग पूरा नहीं हुआ, भाजपा के टाइम भी बैकलॉग पूरा नहीं कर पाए। डिफरेंट स्टेट्स की बात कर रहे हैं, सेंटर की बात कर रहे हैं, अभी भी बैकलॉग पूरा नहीं हुआ। और आज भी 60% से ज़्यादा जो OBC है वो शिक्षण संस्थानों में, प्रोफेशनल कॉलेजेस में या नौकरियों में आज भी 8, 10 या 15% से ज़्यादा नहीं हुआ। इसी तरह SC का भी बैकलॉग रहता है, ST का भी रहता है। तो जब तक ये पूरा नहीं होगा तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। इसके अलावा मैंने उनको बात करते हुए सुना है, जो टोल आर्मी की आप बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे थे कि हम सड़कों पे उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे। तो इसके बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये उनका संवैधानिक अधिकार है, वो करना चाहते हैं तो करें, मगर अगर उन्हें मुद्दे पे बहस करनी है तो हमारे साथ बहस पे आ जाएं, अपने चैनल पे हमें बुला लें, हमारे चैनल पे आके बहस कर लें। एक एक बात पे हम बहस करने के लिए तैयार हैं। SC, ST, OBC ना तो दिमागी तौर पर कमज़ोर है, ना ही शारीरिक तौर पर कमज़ोर है। आप देखिए, जब ब्रिटिश आर्मी ने हमारे SC, ST, OBC को आर्मी में लिया तो सब देशों के दांत खट्टे कर दिए। वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 में हमने साबित करके दिखा दिया कि जब हमने तलवार उठाई, हमने गन उठाई, हमने बंदूक उठाई, हमने तोप उठाई, तो दुश्मन चाहे कोई भी सामने था, हमने उसको नहीं बख्शा। 500 महारों का 28,000 पेशवाओं के साथ जो भीमा कोरे गांव का एपिसोड है वो भी हमारे सामने उदाहरण है। तो शारीरिक तौर पर SC, ST, OBC तथा कथित स्वर्ण जातियों से या जनरल कास्ट लोगों से
1000 गुना ज़्यादा ताकतवर है, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। अब बात जहाँ तक वो कहते हैं दिमागी तौर पर हमारे लोग कमज़ोर हैं, तो कैसे कमज़ोर हैं? आज तक जहाँ भी हमें मौका मिला है हमने साबित किया है कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ दिमाग वाले लोग अगर कोई हैं तो वो बहुजन लोग हैं। जैसा मैंने अभी आपको उदाहरण दिया कि जो हमारा बुद्धिस्ट एरा है, जो करीब पिछले 800 साल पहले तक रहा, उस पूरे बुद्धिस्ट एरा में 100 से ज़्यादा विश्वविद्यालय जो हैं दुनिया के हमारे पास थे। दुनिया भर से लोग पढ़ने यहाँ आते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी में 10,000 बोर्डिंग स्टूडेंट्स पढ़ा करते थे। उस 9 लाख के करीब किताबें थी वहाँ पे, और उस यूनिवर्सिटी का कैलिबर और लेवल आप देखिए, उसका जो दरबान हुआ करता था, विदेश से आए हुए स्टूडेंट का, विद्यार्थी का वो इंटरव्यू लेता था और वहीं से उसको या तो वापस भेज देता था या एडमिशन देके अंदर भेजता था। जिस यूनिवर्सिटी का गेट कीपर इतना काबिल हो, इतना टैलेंटेड और इतना इंटेलेक्चुअल हो, वो कौम कहीं पीछे रह सकती है क्या? अब आ जाइए अब के एरा में, ज्योतिराव फुले से ज़्यादा इंटेलेक्चुअल कोई है? ईवी रामास्वामी पेरियर नायकर से कोई बड़ा इंटेलेक्चुअल है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को एक मौका मिला, 4 डॉक्टरेट उनके पास है, 3 उन्होंने अर्न किया, 1 उनको ऑनरेरी मिली है, 32 डिग्री उनके पास है। भारत का संविधान 5 बार कांग्रेस से उन्हें लिखा, रिजेक्ट हो गया। बाबा साहब ही अकेले व्यक्ति थे जो लिख सकते थे और उन्होंने लिखा। इसके अलावा प्रॉब्लम ऑफ रूपी उनका थीसिस है, जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना और अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देशों ने अपने रिफॉर्म्स किए हैं। इसके अलावा बाबा साहब ने जो सोशल रिफॉर्म्स किए वो अलग से, जो रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म्स किए वो अलग से, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जो काम किए वो अलग से, लेबर के लिए बाबा साहब ने जो लॉज बनाए वो अलग से, महिलाओं को पहले दिन ही संविधान में वो सारे राइट्स दे दिए जो अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देशों में नहीं मिले थे। तो मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, सबके लिए स्कूलों के दरवाजे खोलना और सबके लिए तरक्की के रास्ते खोलना, इतना बढ़िया, इतना बेहतरीन संविधान किसने लिखा? विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। इसके अलावा अब्दुल कलाम आज़ाद भी हमारे बहुजन समाज से हैं, आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते। सैम पेट्रोदा हमारे बहुजन समाज से हैं, आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तो अगर आप हमारे समाज के इस तरह के धुरंधरों की बात करें तो पहलवानी की बात कर लीजिए। शारीरिक तौर पे गामा पहलवान हो या उसके अलावा जो बड़े बड़े पहलवान नामी जो हमारे भारत के रहे, सब बहुजन समाज से रहे। एक महिला पहलवान है जिसका अभी गूगल में डूडल चला है, वो लेडी भी जो बहुजन समाज से है। तो बहुजन समाज फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली किसी से कम नहीं है। बात सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी की थी जो उसे मिल नहीं रही थी, वो पिछले 70-75 साल में उसको मिलना शुरू हुई है और इनके पेट में दर्द होने लग गया। तीसरी बात जो उन्होंने की, जी हमारे पास ज़मीनें थी, अब रही नहीं, अब हमारे बच्चे क्या करें, हम अपने बच्चों को मार दें, ये करें वो करें। अरे भाई यही सवाल तो हम भी पूछ रहे हैं, हमें अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं दोगे आप? भारत में रहने वाला हर नागरिक भारत के संविधान की रूह से नागरिक है। वो एससी हो सकता है, एसटी हो सकता है, ओबीसी हो सकता है, जनरल कास्ट हो सकता है, कन्वर्टेड माइनॉरिटी हो सकता है, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, डच, फ्रेंच, पोर्तुगीज़, एंग्लो इंडियन, इंग्लिश, कुछ भी हो सकता है। जो भारत के पैरामीटर में रहता है, भारत के संविधान को मानता है, वो भारतीय है। हर भारतीय के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी का जो प्रावधान है। तो आप जो कह रहे हो कि हमारे बच्चों को मौका नहीं मिलता, इनके बच्चों को मौका मिलता है, तो उसमें संविधान भारत का क्लियरली कहता है देयर कैन नॉट बी इक्वलिटी अमंगस्ट अनइक्वल्स। गैर बराबर लोगों में कभी बराबरी नहीं होती है। गैर बराबर लोगों को बराबरी पे लाने के लिए प्रावधान करने पड़ते हैं, और ये प्रावधान अमेरिका में भी किए जाते हैं। इसे अफर्मेटिव एक्शन कहा जाता है। वहाँ ब्लैक वाइट का चक्कर है और ब्लैक के लिए चीज़ें रिजर्व की जाती हैं। इंग्लैंड में भी अफर्मेटिव एक्शन है, वहाँ भी ब्लैक को प्रायोरिटी दी जाती है। इसी तरह फ्रांस में दी जाती है, जर्मनी में दी जाती है, हर देश में दी जाती है। भारत में भी जो दबे कुचले पिछड़े लोग हैं उनको एक मेन स्ट्रीम में आने के लिए मौका चाहिए था, वो उनको दिया गया। अब असली बात यह है, क्योंकि सारे के सारे ये जो एग्जामिनेशन होते हैं, सिलेबस जो डिटरमिन करना है वो सारा तथाकथित ऊंची जाति के हाथ में है। इंटरव्यू इनके हाथ में, सिलेक्शन क्राइटेरिया, सिलेक्शन कमेटीज इनकी हैं। यही वजह है कि हमारे टैलेंटेड लोग जो हैं वो आगे नहीं आ पा रहे। अगर आप रिजर्वेशन ख़त्म करना चाहते हो तो जातियों, धर्मों, वर्णों को ख़त्म करो, सबको एक समान बराबर कर दो, और सिलेक्शन कमेटी और क्राइटेरिया अपने बंद करो। वो जनरल बनने दो, जो उसमें आता आने दो, नहीं तो फिर हमारे लोगों को आने दो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर ऐसा हुआ तो आप देखिएगा एक भी सीट, चाहे वो किसी प्रोफेशनल कॉलेज की हो, किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की हो, किसी नौकरी की हो, एक भी सीट जो है तथाकथित ऊंची जाति के लोगों को नहीं मिलेगी। सारी की सारी मूल निवासी बहुजनों को मिलेंगी, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। सर, उनका एक कहना, स्टेटमेंट भी है कि वो दलित समाज है, दलित समाज उनका चाटोकार बन के घूम रहा है उनके पीछे पीछे। क्या उनको ये पता नहीं है कि हाँ भाई, आरक्षण के खिलाफ कौन बातें कर रहे हैं? इस चीज़ का भी तो दलित समाज को पता होना चाहिए ना।
देखिए जो हमारा बहुजन समाज है उसकी एक प्रॉब्लम शुरू से रही है और कमज़ोर तबके में ये प्रॉब्लम रहती भी है। वो सहारे ढूंढता है और कोई थोड़ा सा भी उसको सहारा दे दे, इज़्ज़त से उसे अपने बराबर ही बिठा ले, उसके साथ बैठ के चाय पी ले, नाश्ता ही कर ले या कुछ खाना पीना ही कर ले, तो उसको लगता है कि मुझे बहुत बड़ी इज़्ज़त मिल गई। वो झूठी शान और झूठी इज़्ज़त को अपनी इज़्ज़त समझने लगता है। कोई अब देखिए, पहले मंदिरों में नहीं जाने देते थे SC ST को, अब मंदिरों में जाने देते हैं तो उनको लगता है कि मंदिरों में जाने से हमारी इज़्ज़त बढ़ गई, जबकि वो मंदिर जिन्होंने तुम्हें नष्ट किया, तुम्हें उसमें जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं उनका थोड़ा सा भी उत्थान या उद्धार कहीं होता है तो उनको लगता है उनका सब कुछ हो गया। मेरा ऐसा मानना है कि ये वही लोग हैं जिन लोगों को अब फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा को पढ़ना और समझना चाहिए और परिपक्व हो जाना चाहिए, मैच्योर हो जाना चाहिए। जैसे उस इंटरव्यू में वो साहब कह रहे थे कि हम जो लोग हैं इनको सीटें नहीं देना चाहते, ये कमज़ोर हैं, ये पढ़ने में कमज़ोर हैं। तो उसको मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, मेरे भाई 90 से 95% SC ST OBC मुस्लिम सिख क्रिश्चियन हम लोग हैं। अगर हमने कसम खा ली कि तथाकथित ऊंची जाति की पार्टियों और कैंडिडेट्स को एक भी वोट बहुजन नहीं देगा तो सारी की सारी सत्ता हम आपसे छीन लेंगे। जब हम सत्ता छीन लेंगे तो शासन, प्रशासन, न्यायपालिका और मीडिया हमारे कब्जे में होगा, देश के साधन संसाधन हमारे कब्जे में होंगे। फिर आप क्या करेंगे? फिर आप क्या जवाब देंगे? तो खुदाया इस तरह की बातें ना करें, संविधान को माने, बराबरी को माने, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज की संरचना का जो प्रियम्बल और संविधान के बाकी प्रावधानों ने बाबा साहब ने प्रोविज़न किया है उसको मान लें। हम मानव एक समान के कंसेप्ट पे और सभी लोग जो भारत में रहते हैं भारतीय नागरिक होने के नाते एक समान होकर इस देश में मजबूती से रह भी सकते हैं, इस देश को मजबूत भी कर सकते हैं और इस देश को विश्वगुरु बना भी सकते हैं। अन्यथा ये देश पिछड़ता चला जाएगा और दूसरे बाकी के देश हम पर राज करेंगे। यहाँ हमें डिवाइड और रूल की पॉलिसी में बांटेंगे और काटेंगे। सर एक चीज़ और भी है, उन्होंने बोली हुई एक विधान, एक निशान, एक संविधान, आरक्षण एक जैसा क्यों नहीं। तो हो सकता है आरक्षण को ख़त्म करने के बाद हो सकता है SC ST OBC जो समाज है उसको उनको मंदिरों में पुजारी बनने का मौका मिल जाए, ऐसा हो सकता है? देखिए तमिलनाडु में ये हुआ भी है, वहाँ कानून बना के उन्होंने SC ST OBC को पुजारी बनाया है और 2-3 स्टेट्स में, छत्तीसगढ़ वगैरह में भी ये बात चल रही है। देखिए मेरा ये मानना है कि अगर धर्म कर्म के काम में भी सबको हिस्सेदारी बराबर की मिलती हो तो नेचुरली धार्मिक जो अनुष्ठान है या धार्मिक कार्यक्रम है उसमें भी बराबरी की बात चलेगी, ये तो मैं भी मानता हूँ। मगर एक विधान, एक संविधान, एक निशान, ये बातें सुनने में अच्छी लगती हैं। इनको एक करने के लिए कम से कम आपको अपने जहन में से धर्म, वर्ण और जाति की गंदगी को निकालना होगा, समतामूलक समाज की संरचना की बात करनी होगी और समतामूलक समाज बनाना भी होगा। तभी ये संभव हो पाएगा कि धार्मिक स्थानों पे भी आपको बराबरी मिले और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भी मिले, नौकरियों में भी मिले, समाज में भी मिले, हर शोबे में, हर जगह आपको बराबरी के अधिकार मिले। ये तभी संभव हो सकता है। सर जैसे कि यहाँ पे गरीब तबका है, जैसे भिखारी लगा लो आप, तो भिखारी की भी जो जाति होती है, जाति तो नीच जाति जिसको बोलते हैं SC ST OBC में भी आता है, वो उच्च जाति का भिखारी कभी हो नहीं सकता। तो सर उनको पढ़ाने के, कम से कम उनको पढ़ाने के लिए सोचना चाहिए बजाय आरक्षण को ख़त्म करने के चक्करों में पड़ के। भारत का संविधान बड़ी कैटेगोरिकली ये बात करता है कि 14 साल की उम्र तक सभी बच्चों को फ्री ऑफ कास्ट एजुकेशन दी जानी चाहिए। इसको पीछे फंडामेंटल राइट्स में भी डाला गया है और बाबा साहब का ये ख्वाब था कि पूरी की पूरी एजुकेशन शुरू से लेकर अंत तक फ्री ऑफ कास्ट हो, साइंटिफिक रीजनिंग और लॉजिक बेस्ड हो, सबके लिए एक जैसी हो, एक समान हो। शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय पे बाबा साहब अक्सर कहा करते थे ये सबको एक जैसा मिलना चाहिए। तो ये तो इसकी पैरोकारी तो हम भी करते हैं, मगर बदकिस्मती ये हुई कि पिछले 75 साल में बाबा साहब के संविधान को लागू करने वाले लोग सत्ता में आ नहीं पाए और वो लोग सत्ता में आए जिन्होंने इस संविधान को बर्बाद करने की हर मुमकिन कोशिश की। इसी के नतीजे में ये हुआ कि शिक्षा सबके लिए एक जैसी नहीं हुई। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि सिर्फ SC ST OBC माइनॉरिटी ही नहीं, तथाकथित ऊंची जाति के भी सभी बच्चों को एक समान पढ़ने का अवसर मिलना ही चाहिए, क्योंकि जब सब लोग पढ़ लिख जाएंगे तो जेलों के रास्ते बंद होंगे, क्रिमिनल रास्ते जो हैं बंद होंगे, तरक्की के रास्ते खुलेंगे। हम कभी नहीं चाहते कि सिर्फ हमारे ही बच्चे पढ़े लिखे और
तरक्की करें। हम चाहते हैं इस समाज में जितने भी लोग रहते हैं, वो चाहे तथाकथित ऊंची जाति के हों या SC ST OBC, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, फ्रेंच, डच, पोर्तुगीज़, एंग्लो इंडियन, जितने भी लोग भारत में रहते हैं, किसी भी समुदाय से हो, किसी भी धर्म वर्ण से हो, किसी भी भाषा को बोलते हो, किसी भी क्षेत्र में रहते हो, कैसा भी रंग हो, कैसा भी उनका काम काज हो, व्यवहार हो, हर व्यक्ति को पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए। और कम से कम ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई एक तो फ्री ऑफ कास्ट हो, एक जैसी हो और मैंडेटरी हो, ताकि ये देश तरक्की के रास्ते पे चले। जापान आज हमसे 1000 गुना आगे है बिकॉज ऑफ एजुकेशन। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, जिनके हम नाम लेते हैं, कनाडा वगैरह, वो एजुकेशन में हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं, इसलिए हमसे आगे हैं। एजुकेशन ही आधार है किसी भी देश के आगे बढ़ने का और उसके खुशहाल होने का। तो इस बात पे तो मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि सबके लिए एक समान तरक्की के रास्ते खोलने के लिए एक समान एजुकेशन होनी चाहिए। वो साइंटिफिक बेस पे हो, रीजनिंग लॉजिक बेस्ड हो, एक समान हो, बिना किसी पैसे के हो, सबके लिए एक जैसे टीचर, एक जैसे स्कूल, एक जैसे इंस्टीट्यूशन, एक जैसा रहन सहन खान पीन सब बच्चों के लिए हो, और ये तरक्की के रास्ते को खोलेगा, मेरा ऐसा मानना है। धन्यवाद सर। नेशनल A1 न्यूज़ चैनल देखने के लिए धन्यवाद। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जनता कमेंट बॉक्स पे अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।